तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6th सेशन ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। ये 5th वीडियो का कंटिन्यूएशन में होगा। इसमें हम लोग ट्रांसलेशन और रोटेशन का कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल्स टेकअप करेंगे। थ्योरेटिकल एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। थ्योरेटिकल एग्जांपल्स ऑन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। Theoretical examples on translation and rotation. अच्छा, पहला एग्जांपल ये लेंगे। देखिए कि मान लीजिए m जो है कोई रिजिड बॉडी या कोई रेफरेंस फ्रेम है, उसको f से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। m इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम f, m को हम f से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए m जो है f के रेस्पेक्ट में सर्कुलर ट्रांसलेशन अंडरगो कर रहे हैं पहला केस में, और दूसरा केस में m जो है f के रेस्पेक्ट में प्योर रोटेशन अंडरगो कर रहा है। मैंने कहना चाह रहे हैं ना कि दोनों केस में m का जो मटेरियल पॉइंट्स है f के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन अंडरगो कर रहा है। मैंने एक सर्कुलर ट्रांसलेशन है, एक सर्कुलर रोटेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? ये क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर ट्रांसलेशन एंड सर्कुलर रोटेशन। बिटवीन circular translation and circular rotation. देखिए, एक बात जान लीजिए, अगर बॉडी m का हर मटेरियल पॉइंट सर्कल में जा रहा है, ऐसे साबित नहीं होता कि रोटेशन हो रहा है। ट्रांसलेशन भी हो सकता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे 4th वीडियो ऑन ट्रांसलेशन में जो डिस्कस किए थे। तो देखिए, सर्कुलर रोटेशन लेते हैं। हाँ, केस 1 सर्कुलर रोटेशन। और दूसरा सर्कुलर ट्रांसलेशन। जैसे देखिए, सर्कुलर रोटेशन का केस लीजिए। टेक द केस ऑफ सर्कुलर रोटेशन। मान लीजिए मेरा एक रॉड है, हाँ m, ये रॉड है, रॉड, उसको m से डिनोट किया, हाँ, f को g से डिनोट किया, f के बदले ग्राउंड फ्रेम है, g फॉर ग्राउंड। ये m का एक मटेरियल पॉइंट है जो फिक्स्ड है यहाँ पर। रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, ये देखिए, ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है। देखिए, ऐसे रॉड ऐसे करके रोटेट कर रहा है, लाइक दिस। देखिए, ऐसे ऐसे रॉड रोटेट कर रहा है। रॉड रोटेट्स इन दिस मैनर। देखिए, ऐसे रॉड रोटेट कर रहा है, ये रोटेशन है। देखिए, इसमें हर मटेरियल पॉइंट जो रॉड का है सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट सर्कुलर पाथ में जा रहा है। देखिए, जैसे ये मटेरियल पॉइंट सर्कल में जा रहा है, जिसका सेंटर यहाँ है, रेडियस इतना है, से रेडियस r1 है। तो दूसरा मटेरियल पॉइंट लीजिए, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका सेंटर यहाँ पर है, उसका रेडियस r2 है। यहाँ मटेरियल पॉइंट लीजिए, भी सर्कल में जा रहा है, जिसका सेंटर यहाँ है, रेडियस कुछ और है, r3। इसमें क्या देखते हैं, m का सारा मटेरियल पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन हो रहा है, इन सबका सेंटर कॉमन पॉइंट पर है, सबका रेडियस अलग अलग है। सर्कुलर रोटेशन में हम क्या देखते हैं, सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ ईच मटेरियल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, इन सबका रेडियस अलग अलग है। सो रेडियसेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। रेडियस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स एंड सेंटर्स कोइंसाइड। सेंटर कंसेंट्रिक है, सेंटर्स, सारा सर्कुलर मोशन का सेंटर कॉमन सेम पॉइंट पर है, सारा सर्कुलर मोशन का सेंटर एक जगह है, रेडियस अलग अलग है। ये सर्कुलर रोटेशन हो गया। तो सर्कुलर ट्रांसलेशन देखिए, मान लीजिए रॉड है मेरा, यहाँ रॉड है,
इसी को हम रॉड बोलते हैं, एम बोलते हैं। एफ प्लेन, एफ के बदले ग्राउंड प्लेन। अब ये रॉड देखिए, इसी प्लेन में सर्कुलर ट्रांसलेशन हो रहा है। देखिए तो ये जो पॉइंट है इस सर्कल में जा रहा है। देखिए ड्रम का, रॉड का लोएस्ट पॉइंट, इसका यहाँ सेंटर है, इसका रेडियस ये है से आर नॉट। अच्छा इस पॉइंट को देखिए, ये भी सर्कल में जा रहा है। देखिए इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, समवेयर हियर। उसका भी रेडियस आर नॉट ही होगा। देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये भी सर्कल में जा रहा है, उसका सेंटर यहाँ होगा, उसका भी रेडियस आर नॉट होगा। ये सर्कुलर ट्रांसलेशन है। तो सर्कुलर ट्रांसलेशन में देखिए कि अलग अलग मटेरियल पॉइंट का सर्कुलर मोशन का रेडियस सेम है और सबका सेंटर कोइंसाइड नहीं करता है। ये सर्कुलर ट्रांसलेशन हो गया, इसमें रेडियस सबका सेम होगा। ऑफ सर्कुलर मोशन फॉर ईच पॉइंट इज सेम। Radius of circular motion for each point is same, but centers are non-coincident. They are non-coincident. Non-coincident मतलब सेंटर एक जगह पर नहीं है। Centers are non-coincident. Centers are not coincident. Non-coincident centers हैं। Centers are non-coincident. समझ गए? Recircular translation हो गया, ठीक है ना? फाइन, इसको मिटा कर। अच्छा दूसरा देखिए, एक बार ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास दो रिजिड बॉडी है। एक मान लीजिए रिजिड बॉडी 1 है, जिसको M1 बोलते हैं से। मेरे पास एक और रिजिड बॉडी 2 है, हाँ, जिसको M2 बोलते हैं से। अच्छा M का एक कॉमन लोकेशन है जहाँ पर दोनों को जोड़ा गया है। दोनों रिजिड बॉडी के मटेरियल पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट किए P पर। P इज अ जॉइंट। जॉइंट समझ रहे हैं ना? दोनों को यहाँ जोड़ दिए। कहाँ पर? P पॉइंट पर। मटेरियल पॉइंट P दोनों बॉडी के लिए कॉमन है। P इज कॉमन टू बोथ द रिजिड बॉडीज। अच्छा देखिए, जब यहाँ जॉइंट है, जॉइंट दो टाइप का पॉसिबल है। एक तो फ्लेक्सिबल जॉइंट, दूसरा रिजिड जॉइंट। फ्लेक्सिबल जॉइंट तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का ये हाथ है, हैंड, ये मेरा शोल्डर से फ्लेक्सिबल जॉइंट है। देखिए इट्स अ फ्लेक्सिबल जॉइंट, है ना? और रिजिड जॉइंट क्या है? जैसे मान लीजिए ऐसे है, हमेशा ऐसा ही है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऑलवेज इट्स लाइक दिस। यहाँ पर इट्स नॉट अ फ्लेक्सिबल, रिजिड जॉइंट, इसको रिजिड बोलेंगे। ये हमेशा ऐसे, देखिए ऐसे, ये रिजिड जॉइंट। तो फ्लेक्सिबल जॉइंट और रिजिड जॉइंट। तो फ्लेक्सिबल जॉइंट में क्या होगा कि जिवन द बॉडीज मूव करेगा, दोनों बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल जॉइंट वाला केस में दोनों बॉडी M1 M2 दे बिहेव एज डिफरेंट रिजिड बॉडीज। M1 and M2 behave as separate rigid bodies. M1 M2 दोनों जो है सो सेपरेट रिजिड बॉडीज जैसा बिहेव करता है। M1 and M2 बोथ बिहेव एज सेपरेट रिजिड बॉडीज। फ्लेक्सिबल जॉइंट के केस में दोनों बॉडी अपना अपना सेपरेट रिजिड बॉडी का आइडेंटिटी मेंटेन करेगा। अच्छा रिजिड जॉइंट में भी हम जैसे बताया, रिजिड जॉइंट जैसे मान लीजिए एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई दो रॉड ले लेते हैं। देखिए दो रिजिड बॉडी है, दो रॉड, एक रॉड M1 है, एक रॉड M2 है। यहाँ दोनों का जॉइंट है। देखिए इसको यहाँ रिजिडली जोड़ दिए हैं, रिजिडली जॉइंट है, रिजिडली जॉइंट। अगर यहाँ रिजिडली जॉइंट है
अब ये दोनों बॉडी एक कॉमन बॉडी जैसा बिहेव करेगा। जैसे वेल्डिंग होते देखे हैं ना, दुकान में जो वेल्डिंग होता है, दुकान में जो आर्क के से हमने वेल्डिंग किया जाता है, दो रॉड को, दो बॉडी को वेल्डिंग किया जाता है, दोनों बॉडी मिलके एक रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करेगा। एक जब रिजिडली जोड़ेंगे तो कोई भी दो मटेरियल पॉइंट ले M1 M2 का, उसके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। जैसे एक पॉइंट ये डिस्टेंस फिक्स्ड हो गया, यहाँ ले, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं करेगा। ये रिजिड जॉइंट है। तो रिजिड जॉइंट में दोनों बॉडी जो है विल नॉट बिहेव एज अ कॉमन रिजिड बॉडी। रिजिड जॉइंट में हम देखते हैं M1 एंड M2 बिहेव एज a single rigid body. M1 and M2 behave as a single rigid body, rigid joint के केस में। और फ्लेक्सिबल जॉइंट के केस में M1 and M2 behave as a separate rigid bodies। माने इस केस में जैसे मान लीजिए कि यहाँ इसका एग्जांपल लेते हैं, दो रॉड है यहाँ पर, देखिए एक M1 है और एक M2 है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल जॉइंट है। फ्लेक्सिबल जॉइंट का मतलब है कि अगर मान लीजिए M1 में एक लोकेशन लें, M2 में एक लोकेशन लें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स होना जरूरी नहीं है। D नीड नॉट बी अ कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि ऐसे है और एक ऐसे है, यहाँ मान लीजिए फ्लेक्सिबल जॉइंट है, और मान लीजिए ऐसे हो गया, ये दो मटेरियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। जैसे इसी को देखिए यहाँ बना रहे हैं, अभी ऐसे है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, M1 का मटेरियल पॉइंट, M2 का मटेरियल पॉइंट, ये ऐसे है। अच्छा, रिजिड जॉइंट है, कुछ देर बाद दोनों को ऐसे कर दिए, ये वाला M ऐसे रहा, ये वाला ऐसे के बदले ऐसे हो गया। तो यहाँ और यहाँ लोकेशन लीजिए, इसके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। समझ गए बात? मैंने ये पॉइंट यहाँ पर है और ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ चला गया है, तो ये दूरी जो पहले कुछ था, ये दूरी कुछ और हो गया, देखिए। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है ये, तो इसको हम फ्लेक्सिबल जॉइंट बोलेंगे। फ्लेक्सिबल जॉइंट में दोनों बॉडी M1 M2 सेपरेट रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करेगा, लेकिन रिजिड जॉइंट में दोनों बॉडी जो है कॉमन रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करेगा। समझ गए? तो रिजिड जॉइंट और फ्लेक्सिबल जॉइंट दो टाइप का जॉइंट होता है, ये भी हम समझा दिए आपको। अच्छा, एक बार देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा सन है, देखिए सन है मेरा सन, हाँ ये सन है मेरा, ये कोई प्लेनेट है, से अर्थ है। हम सन से अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सन से हम अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सन का सेंटर C1 है, अर्थ का सेंटर C2 है। C1 C2 को जोड़ने वाला लाइन है। अच्छा, जानते हैं अर्थ जो है सन के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाता है। इट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसका एक्सेंट्रिसिटी 0.19 होता है। अच्छा देखिए, 0.19 तो कम ही मानेंगे इसको, जीरो के बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है, इसको ऑलमोस्ट सर्कल मान सकते हैं। और हम मान सकते हैं अर्थ जो है सन के आसपास ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में जाता है, जिसका सेंटर सन के सेंटर C1 पर है। अच्छा, ये भी जानते हैं अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन ऐसे होता है ना, ऐसे स्पिन करता है अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जिसकी वजह से डे और नाइट का फिनोमेना होता है। अच्छा, सन से अगर हम स्पिनिंग अर्थ को देखते हैं तो वो मोशन कैसा होगा, ये सवाल है। मोशन ऑफ स्पिनिंग अर्थ है सीन फ्रॉम सन, उसको कैसे कैटेगराइज कीजिएगा? ट्रांसलेशन बोलिएगा कि रोटेशन बोलिएगा? इसका आंसर होगा रोटेशन बोलेंगे। सन से अगर हम स्पिनिंग अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे तो हम बोलेंगे अर्थ जो है रोटेट्स एज सीन फ्रॉम सन। तो मोशन ऑफ स्पिनिंग अर्थ
as seen from sun is rotatory in nature. Motion of spinning earth as seen from sun is rotatory in nature. Motion of spinning earth as seen from sun is rotatory in nature. अच्छा ये कैसे? उसके लिए हम इसको यहाँ फिर से डायग्राम बना रहे, इसको जरा मिटा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट कर दिए। इसमें देखिए ऐसे होगा, देखिए लाइक दिस, देखिए जैसे देखिए ये मेरा अर्थ यहाँ पर है, ठीक है, ये मेरा सन है, ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है। अब ये सन का, ये अर्थ का ये सर्कुलर ऑर्बिटल, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, जो खत्म हो जाएगा, जो छोटा कर देते हैं। ये सन है, देखिए ये सेंटर C1 है सन का, देखिए ये अर्थ का सेंटर जो है सन के आसपास ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है, ये ऐसे स्पिन कर रहा है, देखिए ये बताता है अर्थ का स्पिन मोशन। अच्छा देखिए ये हम दो लाइन एलिमेंट लेते हैं अर्थ का, एक ये वाला एक ये वाला। अर्थ का लाइन एलिमेंट D1 है, ये अर्थ का लाइन एलिमेंट D2 है। अच्छा कुछ देर के बाद देखिए अर्थ का सेंटर यहाँ आ गया C2, जो D1 चूंकि स्पिन ऐसे कर रहा है तो D1 जो ऐसे था D1 कुछ ऐसे हो जाएगा, और जो D2 ऐसे था वो कुछ ऐसे हो जाएगा। देखिए ये D1 जो अर्थ का एक लाइन एलिमेंट है, ये लाइन देखिए, ये लाइन ऐसे था सन से देखने पर किसी इंस्टेंट पर। सपोज कीजिए मेरा टाइम इंस्टेंट t बराबर T1 है, तो T1 पर अर्थ का जो लाइन एलिमेंट D1 था वो ऐसे था और D2 ऐसे था। T2 टाइम पर अर्थ से देखने पर सन का सेंटर यहाँ आ गया C2 पर, और D2 जो ऐसे था, ऐसे जो D1 था वैसे घूम गया, यानी D1 ऐसे था देखिए T1 टाइम पर, और चूंकि स्पिन कर रहा है ऐसे तो D1 भी उसके साथ साथ स्पिन रोटेट करेगा, तो D1 ऐसे हो गया, D1 ऐसे था D1 ऐसे हो गया, तो D1 का देखिए जो ओरिएंटेशन है सन के रेस्पेक्ट में चेंज कर गया, और D1 जो है सो अर्थ का लाइन एलिमेंट है, इसका F के रेस्पेक्ट में यानी सन के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ये लाइन एलिमेंट D1 जो है सन के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है, इसलिए जो हम लोग प्रीवियस डिस्कशन 5th सेशन ऑन रोटेशन लिए थे उसके अनुसार ये जो अर्थ है डेफिनेटली सन के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। सो मोशन ऑफ स्पिनिंग अर्थ एज सीन फ्रॉम सन इज रोटेटरी इन नेचर। Spinning earth as seen from sun is rotatory in nature। जैसे इसी कैसे मान लीजिए कुछ देर बाद अर्थ यहाँ आ गया, सेंटर यहाँ आ गया t बराबर T3 पर, अब D1 ऐसे था, ये घूम के D1 ऐसे हो गया परहैप्स, और D2 जो ऐसे था वो ऐसे हो गया। आप देख सकते हैं अलग अलग इंस्टेंट पर सन से देखने पर अर्थ का जो लाइन एलिमेंट D1 D2 है उसका ओरिएंटेशन चेंज होता जा रहा है, इसलिए इसको हम रोटेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। कि अर्थ का जो लाइन एलिमेंट D1 D2 है सन के रेस्पेक्ट में उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है। तो मोशन ऑफ स्पिनिंग अर्थ एज सीन फ्रॉम सन इज रोटेटरी इन नेचर। मोशन ऑफ स्पिनिंग अर्थ एज सीन फ्रॉम सन इज रोटेटरी इन नेचर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ये थर्ड एग्जाम्पल था, ठीक है ना। थर्ड डेफिनेशन हो गया। अच्छा फोर्थ है क्वेश्चन कि सपोज कीजिए अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन मोशन नहीं होता, खाली सन के आसपास वो रिवॉल्व करता, तब मोशन कैसा होता, कैसे उसको कैटेगराइज करेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे कि रोटेशन बोलेंगे। मोशन ऑफ नॉन स्पिनिंग अर्थ, नॉन स्पिनिंग अर्थ as seen from sun is rotatory or translatory in nature। is rotatory or translatory in nature।
मोशन ऑफ नॉन स्पिनिंग अर्थ एज सीन फ्रॉम सन इज रोटेटरी और ट्रांसलेटरी इन नेचर, ये सवाल है। वहीं अर्थ अपने एक्सिस के बाद स्पिन करना बंद हो गया, खाली सन के आसपास वो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब ये मोशन को हम ट्रांसलेटरी बोलेंगे कि रोटेटरी बोलेंगे, ये सवाल है। अब इसका आंसर ये है कि वी कैन नॉट से एनीथिंग, दैट इज द आंसर। इसका आंसर है वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट से। इट डिपेंड्स ऑन द वे इन विच द मोशन टेक्स प्लेस। In the manner in which the motion takes place. Motion takes place. It takes place in the manner in which the motion takes place. और मैनर क्या है आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, देखिए तो सपोज कीजिए केस 1 ऐसा है, फोर्थ एग्जांपल का केस 1 है। ये मेरा सन है, देखिए, हाँ सन, इसका सेंटर C1 है। ये मेरा अर्थ है, ये इसका सेंटर C2 है। ये लाइन है जो दोनों को जोड़ता है। अभी हम लोग थर्ड एग्जांपल में डिस्कस किए थे कि अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के अबाउट ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसका सेंटर सन के C1 पर है, सेंटर C1 पर। और अर्थ का सेंटर C2 सर्कुलर मोशन अंडरगो करता है, जिसका सेंटर सन के सेंटर C1 पर है, और रेडियस ये डिस्टेंस बराबर है। ये अर्थ का जो सर्कुलर ऑर्बिट C2 है, अर्थ का जो सेंटर C2 है, उसका सर्कुलर ऑर्बिट है सन के आसपास। ये C1 C2 को जो लाइन जोड़ता है वो रेडियस, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है, वो कांस्टेंट है। L जो है सो C1 C2 मीन करता है डिस्टेंस, वो कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन अजम्पशन से। अच्छा, L कांस्टेंट मतलब है कि जो लाइन C1 C2 है, जो लाइन C1 C2 है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ, वो इट्स अ लाइन ऑफ कांस्टेंट लेंथ। The length constant, it is a line of constant length. Constant length है मतलब कि ये rigid body ऐसा behave करेगा। C1 C2 can be taken to be a rigid rod. Imaginary, imaginary क्यों बोल रहे हैं? वास्तव में कोई रॉड थोड़ा है, वास्तव में थोड़े कोई रॉड है जो C1 C2 को जोड़ता है, ऐसा कोई रॉड तो है नहीं। और चूंकि ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, सो इसलिए इसको इमेजिनरी रिजिड रॉड हम मान सकते हैं। अच्छा देखिए, C2 मेरा जॉइंट है, देखिए C2 अर्थ का भी मटेरियल पॉइंट है, और लाइन C1 C2 दोनों का मटेरियल पॉइंट है। ये C2 आप देख रहे हैं, C2 वो अर्थ का सेंटर है, अर्थ का मटेरियल पॉइंट है। और C1 C2 जो C2 पॉइंट है, लाइन C1 C2 का भी एक मटेरियल पॉइंट है। तो C2 जो है दोनों को बिलोंग करता है। C2 बिलोंग करता है अर्थ को, और C2 बिलोंग करता है लाइन C1 C2 दोनों को बिलोंग करता है। ये मेरा जॉइंट का पॉइंट है। अब ये जॉइंट रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो मान लीजिए जो मेरा जॉइंट है, मान लीजिए इफेक्टिवली रिजिड जॉइंट है, जैसा अभी रिजिड जॉइंट का बात हुआ था। मान लीजिए जॉइंट जो है इफेक्टिवली रिजिड है। रिजिड जॉइंट का मतलब होगा कि अर्थ और लाइन C1 C2 नाउ विल बिहेव एज अ सेपरेट रिजिड बॉडी, जैसा भी डिस्कस किए थे। तो इफेक्टिवली रिजिड जॉइंट का मतलब क्या होगा? इफेक्टिवली रिजिड जॉइंट मीन करेगा कि अर्थ एंड लाइन C1 C2 बिहेव एज अ सिंगल रिजिड बॉडी। इसको मिटाते हैं, ठीक है। इफेक्टिवली रिजिड मीन करेगा कि अर्थ एंड लाइन C1 C2, ये अर्थ है, effectively behave as
a single rigid body. Earth and C1 C2 effectively behave as a single rigid body. अच्छा अब देखिए अर्थ का हम दो लाइन एलिमेंट लेते हैं. ये वाला जो लाइन एलिमेंट है वो D1 कहा गया और ये वाला जो लाइन एलिमेंट है उसको D2 बोले. ये दो D1 D2 अर्थ का दो लाइन एलिमेंट है. अच्छा कुछ देर बाद क्या हुआ, अर्थ का सेंटर यहाँ आ गया. C1 C2 का एंड C1 है सन के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है, तो वहीं रहेगा. तो लाइन C1 C2 ऐसे हो गया. देखिए अब ये मेरा से ये डायग्राम मेरा था t बराबर T1 पर. अब t बराबर T2 पर अर्थ यहाँ आ गया. अच्छा देखिए T1 से T2 में सन से देखने पर जो लाइन C1 C2 है उसका ओरिएंटेशन डेफिनेटली चेंज हो रहा है. T1 टाइम पर जो C1 C2 लाइन था उसका ओरिएंटेशन ऐसा था. अब वो लाइन T2 टाइम पर ये लाइन जो ऐसे था T1 टाइम पर, T2 टाइम पर ये लाइन ऐसे हो गया. तो T2 टाइम पर इस लाइन का ओरिएंटेशन चेंज हो गया है. तो डेफिनेटली सन के रेस्पेक्ट में लाइन C1 C2 रोटेट कर रहा है. अब यहाँ मेरा जॉइंट रिजिड है, मेरा अर्थ और लाइन C1 C2 यहाँ जो कनेक्टेड है वो रिजिड जॉइंट मान के चल रहा है. तो उसमें लाइन C1 C2 और अर्थ एक रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करेगा. तो जब T1 से T2 में लाइन C1 C2 रोटेट किया, यानी उसका ओरिएंटेशन चेंज किया, अर्थ का भी ओरिएंटेशन चेंज हो जाना चाहिए. ताकि अर्थ जो है लाइन C1 C2 से रिजिडली जॉइंट है, तो दोनों एक कॉमन रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करेगा. यानी अगर लाइन C1 C2 रोटेट करेगा तो अर्थ का जो लाइन एलिमेंट्स D1 D2 है उसका भी सन के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा. तो T2 टाइम पर T1 टाइम पर D1 ऐसे था, अब T2 टाइम पर D2 ऐसे हो जाएगा, D1 ऐसे हो जाएगा. और T1 टाइम पर D2 ऐसे था, T2 टाइम पर D2 ऐसे हो जाएगा. अब इसमें आप देख लीजिए सन से देखने पर अर्थ का जो लाइन एलिमेंट D1 D2 है उसका सन के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है. T1 टाइम पर लाइन एलिमेंट D1 ऐसे था सन से देखने पर और D2 ऐसे था. T2 टाइम पर D1 जो ऐसे था D1 ऐसे हो गया और D2 ऐसे हो गया. तो D1 ऐसे से ऐसे हुआ, पहले D1 ऐसे था D1 ऐसे हो गया. तो डेफिनेटली D1 का सन के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज हो गया. और D2 ऐसे था T1 टाइम पर, T2 टाइम पर D2 ऐसे हो गया. तो सन से देखने पर D2 का भी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया. तो यानी कि सन से देखने पर अर्थ का जो लाइन एलिमेंट D1 D2 है उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है. इसीलिए हम बोलेंगे कि दिस मोशन ऑफ नॉन स्पिनिंग अर्थ हैज सीन फ्रॉम सन इज रोटेटरी इन नेचर. समझ गए? तो इस केस में हम बोलेंगे दिस मोशन ऑफ नॉन स्पिनिंग अर्थ is rotatory in nature. Is rotatory in क्या? Nature. This motion of non-spinning earth is rotatory in nature. ठीक है. इसमें बेसिक पॉइंट है कि यहाँ रिजिड जॉइंट मान के चले. इफेक्टिवली वर्ड यूज किया गया, वास्तव में कोई जॉइंट तो है नहीं. इफेक्टिव रिजिड जॉइंट बोले मतलब कि लाइन C1 C2 और अर्थ जो है एक सिंगल रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करेगा. तो जब T2 टाइम में लाइन C1 C2 का ओरिएंटेशन चेंज हुआ, यानी लाइन C1 C2 रोटेट किया, अर्थ भी उसके साथ साथ रोटेट करेगा. तो अर्थ का जो लाइन एलिमेंट D1 D2 है उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, तो रोटेशन हो जाएगा एज पर डेफिनेशन 5th वीडियो के अनुसार. ठीक है ना. दिस मोशन ऑफ नॉन स्पिनिंग अर्थ इज रोटेटरी इन नेचर विथ रेस्पेक्ट टू सन. सन से देखने पर दिस मोशन ऑफ नॉन स्पिनिंग अर्थ इज रोटेटरी इन नेचर. ठीक है, फाइन. इसको बिठा देते हैं. ये केस 1 हो गया. अच्छा केस 2. केस 2 क्या है? देखिए कि ये मेरा सन हो गया, ये सेंटर C1 हो गया सन का, ये अर्थ हो गया, इसका सेंटर C2 हो गया. ये लाइन है जो दोनों को जोड़ता है. जैसा हम लोग देखे लेंथ कांस्टेंट है. अच्छा ये अर्थ के सेंटर C2 का सर्कुलर ऑर्बिट है. देखिए अच्छा यहाँ पर अर्थ का हम दो लाइन एलिमेंट लेते हैं D1 D2. देखिए दो लाइन एलिमेंट लेना जरूरी नहीं है, एक लाइन एलिमेंट से भी हो जाएगा, बट समझाने के 2 लाइन एलिमेंट ले रहे हैं. अच्छा मान लीजिए यहाँ पर देखिए मेरा अभी हम बोले जॉइंट है मेरा
इट्स अ जॉइंट। कौन सा जॉइंट? लाइन C1 C2 और अर्थ का यहाँ जॉइंट है। अच्छा, अभी हम लोग प्रीवियस केस माने थे कि वो रिजिड जॉइंट था, है ना। अभी जॉइंट मान लेते हैं फ्लेक्सिबल जॉइंट है, मान लेते हैं। लेट दिस जॉइंट बी इफेक्टिवली फ्लेक्सिबल। इफेक्टिवली फ्लेक्सिबल जॉइंट है, ऐसा मानते हैं। लेट दिस जॉइंट बी इफेक्टिवली फ्लेक्सिबल इन नेचर। इफेक्टिवली फ्लेक्सिबल जॉइंट। इफेक्टिवली फ्लेक्सिबल जॉइंट का मतलब ये होगा, जैसा हम लोग डिस्कस किए थे, अर्थ और लाइन C1 C2 will behave as separate rigid bodies. Earth and line C1 C2 will behave as separate rigid bodies. Earth and line C1 C2 will behave as क्या? Separate rigid bodies. अच्छा, ये मान लीजिए डायग्राम जो मेरा है T बराबर T1 पर, T बराबर T2 पर अर्थ यहाँ आ गया, देखिए सेंटर C2 यहाँ आ गया। ये अब इसको जोड़ दिए ऐसे, देखिए लाइन C1 C2। लाइन C1 C2 ऐसे था T1 टाइम पर, T2 टाइम पर लाइन C1 C2 ऐसे हुआ, ये रोटेट कर गया सन से देखने पर। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरा इफेक्टिवली फ्लेक्सिबल जॉइंट है। इफेक्टिवली फ्लेक्सिबल जॉइंट कहने का मतलब ये हुआ कि ये अर्थ और लाइन C1 C2 सेपरेट रिजिड बॉडी जैसा बिहेव करेगा। तो T2 टाइम पर इवन दो T1 से T2 में लाइन C1 C2 रोटेट कर गया है सन से देखने पर, चूंकि यहाँ फ्लेक्सिबल जॉइंट है इसलिए इवन दो लाइन C1 C2 रोटेट करेगा, लेकिन अर्थ उसके साथ साथ रोटेट नहीं करेगा। तो T2 टाइम पर D1 ऐसा ही दिखेगा जैसा T1 टाइम पर दिखा था। T1 टाइम पर D1 ऐसा था, T2 टाइम पर D1 ऐसे ही है, और T1 टाइम पर D2 ऐसे था, T2 टाइम पर D2 भी वैसे ही है। देखिए, देख रहे हैं? तो इसमें क्या देखते हैं, इवन दो लाइन C1 C2 का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, इन लाइन C1 C2 रोटेट कर रहा है सन से देखने पर, इन सन से देखने पर अर्थ का रोटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्थ का कोई भी दो लाइन एलिमेंट लीजिएगा उसका ओरिएंटेशन सन के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है। यहाँ दो लाइन एलिमेंट D1 D2 लिए हैं, दोनों अर्थ का दो लाइन एलिमेंट है। जैसे कुछ देर बाद देखिएगा अर्थ यहाँ आ गया, देखिए ये इसका दो लाइन एलिमेंट ऐसे ही रहा D1 D2, और कुछ देर बाद अर्थ यहां आ गया, देखिए ये इसका D1 D2 का ओरिएंटेशन वही रहा। देखिए D1 ऐसे था, D1 ऐसे है, D2 ऐसे था, D2 ऐसे है, और कुछ देर बाद क्या हुआ, अर्थ यहां आ गया, लाइन C1 C2 ऐसे हो गया, और D1 D2 का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट यहां पर कोई भी लाइन एलिमेंट लेंगे अर्थ का, उसका ओरिएंटेशन जो है सन के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये मोशन ऑफ नॉन स्पिनिंग अर्थ एज सीन फ्रॉम सन इज ट्रांसलेटरी इन नेचर। इट्स द केस ऑफ सर्कुलर ट्रांसलेशन। तो हम बोलेंगे दिस मोशन ऑफ नॉन स्पिनिंग अर्थ is translatory in nature. This motion of non-spinning earth is as seen from sun with respect to sun is translatory in nature. Translatory in क्या? Nature. This motion of non-spinning earth with respect to sun is translatory in nature. और ये कौन सा ट्रांसलेशन है? It is the case of circular translation. So इस तरह से केस 2 हुआ। इसका आंसर हम क्या बोलेंगे? Depending on the manner in which the joint, nature of joint at C2, motion may be translatory or rotatory. अगर वो joint effectively flexible joint है, motion of non-spinning earth as seen from sun is ट्रांसलेटरी इन नेचर, सर्कुलर ट्रांसलेशन। और अगर वो इफेक्टिवली रिजिड जॉइंट है, मोशन ऑफ नॉन स्पिनिंग अर्थ एज सीन फ्रॉम सन इज रोटेटरी इन नेचर। ठीक है, इस तरह से तो हमको जो अगर केवल पूछेगा कि नॉन स्पिनिंग अर्थ है और ये नहीं स्पेसिफाई किया कि हाँ जॉइंट का नेचर क्या है, तब हम इस इंफॉर्मेशन से, केवल इस इंफॉर्मेशन से कि नॉन स्पिनिंग अर्थ है, वी कैन नॉट से वेदर द मोशन ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू सन इज ट्रांसलेटरी और रोटेटरी इन नेचर, ये हम बताने के पोजिशन में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जॉइंट का नेचर स्पेसिफाई कर दिया तो हम बता सकते हैं कि रिजिड होगा कि फ्लेक्सिबल होगा। अगर जॉइंट मेरा रिजिड है तो इसको हम ये बोलेंगे, नॉन स्पिनिंग अर्थ के मोशन को रोटेटरी बोलेंगे, और अगर फ्लेक्सिबल जॉइंट है तब नॉन स्पिनिंग अर्थ के मोशन को सन से देखने पर हम
ट्रांसलेटरी बोलेंगे, सर्कुलर ट्रांसलेशन। समझ गए? ये भी आपको हम बता दिए जाके। इसमें आपको 4 एग्जाम्पल डील किए हैं, है ना, 4 एग्जाम्पल डील किए इसमें, तो आपको समझा दिया इसमें सारा। क्लियर हो गया? दिस इज अब आपका सेशन 6 इज फिनिश्ड। तो सेशन 6 ऑन रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गया है। ट्रांसलेशन रोटेशन चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। अब अगले चैप्टर में क्या होगा वो बताया जाएगा आप लोग को, नेक्स्ट वीडियो बनेगा इस पर, इसमें लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है? जैसा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में स्पेसिफाई किया गया था सीक्वेंस, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, लिंक उसका डाल दिया गया है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें आपको पता चल जाएगा 7th वीडियो जो बनेगा वो किस पर बनेगा, बता देंगे। ठीक है? अब यहाँ क्लोज कीजिए इसको।